हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विकास सिंह, मैं अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो अभी मैं एनएबीएल पे ही लेके आया हूं। एनएबीएल पार्ट 1 मैंने डाल दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का, कैसे कैसे करेंगे, किसके नाम पे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एनएबीएल पार्ट 2 में मैं लेके आया डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो एनएबीएल के होते हैं, एनएबीएल के डॉक्यूमेंट को रीड करना होता है, कौन सा स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना होता है एनएबीएल का सर्टिफिकेट लेने के लिए, कौन से डब्ल्यू बनेंगे, कौन से प्रोसीजर बनेंगे, कैसे चेकशीट बनेगी, ये सारा चीज मैंने आपको डाल दिया। आज मैं डालूंगा एनएबीएल पार्ट 3। आज मैं जो लेके आया हूं वो एनएबीएल का पार्ट 3 लेके आया हूं। इसके अंदर बताऊंगा दो जरूरी चीजें। वो दो जरूरी चीजें कौन सी हैं? एक तो है आपका एमआरएम, एक है आईए। एमआरएम और इंटरनल ऑडिट, ये दोनों चीजों के बारे में दोस्तों आज जिक्र करूंगा। और ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और बाकी मैं फ्री आपको हमेशा ही कहता हूं कि जब भी आप फ्री हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने के लिए इमीडिएट तैयार रहता हूं। मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई कर देता हूं। नहीं टाइम होता है तो बोल देता हूं कि आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों, आज जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कलीग इस चैनल पे नए आए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो दोस्त हमारे पुराने हैं, जो व्यूअर्स हमारे पुराने हैं, वो अपने इश्यू को कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए आज मैं आपको बताता हूं पार्ट 3 में क्या जरूरी चीजें हैं। आज पार्ट 3 में जो जरूरी चीजें हैं वो है दोस्तों कि हमने पार्ट 3 में जो हमारा इंटरनल ऑडिट और एमआरएम, पार्ट 2 को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पार्ट 2 में बता दिया डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे डॉक्यूमेंट पे आ गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आशा करता हूं रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे से कॉल पे डायरेक्ट बात करें। आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी? डॉक्यूमेंट जो भी है आपके, वो आपको कैसे बनाना है वो मैंने डाल दिया। अब पार्ट 3 में दोस्तों एमआरएम, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको मैंने नहीं बताया है। एमआरएम, एम आर एम, इसका मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ये आपको आईएसओ आईईसी 17025 2017 के क्लास नंबर 7 या 8 में, दोनों में दिया हुआ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट वाला पॉइंट है उसमें इसका जिक्र है। तो सिंपल है दोस्तों, एमआरएम में आपको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका एक प्रोसीजर बनाना है। कि मैनेजमेंट रिव्यू में प्रोसीजर कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले आपको करना कितना है। अगर आपका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, तो आपको साल में 2 बार कर दीजिए। अगर आपका स्कोप छोटा सा है, छोटी सी लेबोरेटरी है, तो आप साल में 1 बार तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये है 1 बार तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको डिपेंड करने उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें। मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं, मिनिमम 1 बार कर सकते हैं ईयरली। तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में आपको जो प्रोसीजर बनेगा वो बनेगा क्या कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपकी जो लास्ट ऑडिट हुई उसमें कितनी एनसीआई, कितनी क्लोज हुई, क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, आपको क्या क्या एडिशनल ऐड करना है, क्या स्टाफ ऐड करना है, क्या इक्विपमेंट ऐड करना है, ये सारी चीजें आपको उसमें लेके आना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में है कि आपको क्या करना है। करना क्या है? एक मीटिंग अरेंज करनी है। ऑब्जेक्ट में ये हो जाएगा। रहेगा कौन कौन? प्लांट हेड, लैब हेड, टेक्निकल हेड, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल
डिप्टी टेक्निकल मैनेजर, ये सारे आपके रहेंगे। आपका वीपी रहेगा, आपके एमडी है तो एमडी रहेंगे, ये सारे लोग आपके रहेंगे। आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक का होता है, डेट डिसाइड करना पड़ेगा। बिफोर एमआरएम आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा कि मेरा ये पॉइंट डिस्कस का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट आपको मैनेजमेंट के सामने आपको डिस्कस करना है। उसके बाद जब आज आपको सपोज आपको कल मीटिंग करना है तो 2 दिन पहले ही आपको सबको मेल ड्रॉप करना है, भैया मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है और ये टाइम और ये डेट ये वेन्यू है, आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग ISO 17025 के स्टैंडर्ड में क्लास 7 या क्लास 8 दोनों आप स्टडी करें, दोनों में दिया हुआ है आपको कि उसमें क्या क्या करना है ज्यादा डिटेल में। बाकी आप NABL 133 भी पढ़ लीजिए, NABL 133 उसके अंदर भी आपको दिया हुआ है 133 136 में कि आपको क्या क्या करना है। ये तो हो गया दोस्तों MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, सिंपल यही इतना। आपका एक फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट में आप एक फॉर्मेट आपका कंट्रोल्ड होगा, उसमें आपका रहेगा जो जो मीटिंग अटेंड किए रहेंगे उनके नाम, डेजिग्नेशन, उनके सिग्नेचर, डेट और टाइम और वेन्यू, ये चीज उसमें रहेंगे। पॉइंट क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन सा पॉइंट ओपन है, कौन सा क्लोज है, वो एक स्टेटस रहेगा, एक रिमार्क्स रहेगा, सीरियल नंबर, पॉइंट टू बी डिस्कस, स्टेटस, एक्शन, रिमार्क्स, इतना चीज रहेगा उसके फॉर्मेट में। एक बार बता देता हूं आपको, सीरियल नंबर मींस पॉइंट नंबर, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन रहेगा क्या पॉइंट आपने डिस्कस किया है, पॉइंट टू बी डिस्कस क्या डिस्कस हुआ है, एक्शन ओपन है क्लोज है, एक्शन के बाद आपका आ जाएगा रिमार्क्स, ठीक है। आपका क्या पॉइंट है, आपने डिस्कस किया कि हमें एक स्टाफ बढ़ाना है, कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए एक स्टाफ बढ़ाना है। एक्शन क्या है कि हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी पॉइंट क्या पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है मींस ओपन है, बस सिंपल ये MRM का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आपको ऊपर रख देना है डॉक्यूमेंट नंबर, आपने कब इश्यू किया, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ कौन अटेंड किया, जैसे विकास सिंह ने अटेंड किया, अनुज सिंह ने अटेंड किया, विशाल सिंह ने अटेंड किया, ठीक है, धीरज ने अटेंड किया। अब ये क्या है, विकास है QM, ये है TM, ये है DQM, ये है DTQM, ठीक है। फिर ऊपर आ जाइए VP, फिर प्लांट हेड, ये सारे लोग रहेंगे, इसके उधर ये साइन करेंगे, विकास हो गया, धीरज हो गया, सारे लोग साइन करेंगे। तो ये आपका MRM का एक फंडा है, ये एक MRM का ओवरऑल व्यू है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ना तो डिटेल इसमें कुछ बताने लायक है, मैं आपको सिंपल वर्डों में ज्यादा चीज बताने की कोशिश करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा आपको, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेकंड है आपका, फर्स्ट आपका ये रहा MRM, ये हो गया आपका। सेकंड है आपका IA, ये होता है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट से पॉइंट निकल के आते हैं MRM के, ठीक है दोस्तों। अब इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का सबसे पहले आपका एक प्रोसीजर बनेगा। क्या प्रोसीजर बनेगा, क्यों करेंगे, किससे करवाएंगे, क्या आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, कैसे करवाएंगे, ये सारा चीज आपका एक प्रोसीजर में आ जाएगा। प्रोसीजर आपका कंट्रोल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो अब इंटरनल ऑडिट, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट की एक चेकशीट है, NABL की इंटरनल ऑडिट की चेकशीट है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग लैबोरेटरी, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से चेकशीट डिसाइड करती हैं। बाकी डिटेल चेकशीट आपको 17025 में कैसे बनाना है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेकशीट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो NABL इंटरनल ऑडिट की चेकशीट होती है, सारी लैबोरेटरी अपने अपने से फिच करती हैं, अपने से उसको कस्टमाइज करती हैं। स्टैंडर्ड तो है चेकशीट का, बट अपने आप से वो करते हैं। अब आपका इंटरनल ऑडिट आपको कैसे करवाना है, आपको हाफ ईयरली करवाना है, ईयरली करवाना, दो ही है। अब या हाफ ईयरली कराओ या ईयरली कराओ या क्वार्टरली भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि MRM और इंटरनल ऑडिट आप हाफ ईयरली करवाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो इंटरनल ऑडिट वही आदमी कर सकता है सबसे पहले कि आपका इन प्लांट आदमी नहीं होना चाहिए, इन लैबोरेटरी आदमी नहीं होना चाहिए सबसे पहले।
आपका नोन नहीं होना चाहिए, जो आपकी इंटरनल ऑडिट करेगा वो आपका नोन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, 17025 2017 ISO IEC 17025 2017 सर्टिफाइड होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट अपलोड होता है। थर्ड थिंग, मिनिमम उसका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अबाउट द NABL इंटरनल ऑडिट। फोर्थ थिंग, कि वो बंदा मिनिमम तो ग्रेजुएट होना ही चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा वर्बली बताते हैं, बट ये चीज लिखा है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ISO IC 1702017 सर्टिफाइड होना चाहिए और इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेटर रहता है कि आप दूसरे लेबोरेटरी, कई सारी लेबोरेटरी हैं, आप किसी दूसरी लेबोरेटरी के पर्सन को आप 1 दिन के लिए बुला के, 2 दिन के लिए बुला के, जैसे आपका स्कोप है आप वैसे उसको इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें भी इंटरनल ऑडिट के लिए कॉल कर सकते हैं। मेरा जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको ऑन फोन ऑन व्हाट्सएप बता दूंगा, बट अगर आप चाहें तो इंटरनल ऑडिट एक बार करवा लें। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरनल ऑडिट साल में कम से कम 2 बार करवाइए, एक बार सेल्फ करिए और एक बार आप थर्ड पार्टी हायर करिए। ज्यादा नहीं, 5 से 10 हजार रुपए का खर्च होता है, जितने दिन होता है उतने दिन का ऑडिटर पैसा लेता है। एक्सटर्नल ऑडिट कराने से आपका ये रहता है कि आपके जो लूज फॉल होते हैं, लूज पॉइंट होते हैं, वो निकल के आते हैं। नंबर ऑफ एनसीज लेने से अच्छा है कि आप 5,000 6,000 खर्च करके आप बंदे बुला लो बाहर से और उनसे ऑडिट करवा लो, वो डिटेल में ऑडिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करता हूं कि इंटरनल ऑडिट और MRM आपको समझ में आया होगा। इंटरनल ऑडिट में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका चेकशीट है, चेकशीट आप अपने से कस्टमाइज कर लीजिए, या अगर आपको चेकशीट का इश्यू है तो आप 170/2017 पढ़ लीजिए, वहां से भी आपका चेकशीट निकल के आ जाएगा। थर्ड, अब जो आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं वो इंटरनल ऑडिट में आप ये कोशिश करो कि आपके ज्यादा एनसी ना निकलें। अगर आपके ज्यादा एनसी निकल रहे हैं तो आप ऑडिट को रिशेड्यूल कर दो, अपना इंप्रूवमेंट कर लो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एनसी निकलेंगे वो सब आपको क्लोज करने होंगे, उनका क्लोजिंग एक्शन आपको रखना होगा अपने पास विद एविडेंस। तो आपको ये चीजें आपको करनी है खुद ही। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये MRM और इंटरनल ऑडिट आपको क्लियर हुआ होगा, MRM और इंटरनल ऑडिट आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर NABL के रिगार्डिंग, बार बार आपको कह रहा हूं, NABL के रिगार्डिंग QCI एंड CQI, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। मैं CQI 9 और 11 दोनों के बारे में आपको डिटेल दे सकता हूं, QCI NABL के बारे में आपको डिटेल दे सकता हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप MRM और इंटरनल ऑडिट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका 25% काम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन जो फंस रहे हैं वो इंटरनल ऑडिट में ही फंसते हैं। अगर उनका इंटरनल ऑडिट अच्छा करा लें, बढ़िया करा लें, बेटर करा लें, तो उनकी मैक्सिमम एनसी तो इंटरनल ऑडिट में ही कवर हो जाती हैं। उनको ड्यूरिंग NABL असेसर, NABL ऑडिटर के आने के टाइम पे जो उनको इशू आता है वो इशू उनका रिजॉल्व हो जाएगा अगर वो बेहतरीन अपना इंटरनल ऑडिट किसी एक्सटर्नल पर्सन से करवा लें। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि MRM और इंटरनल ऑडिट ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। बस फर्क यही है कि आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जाएं तो आप उसका प्रोसीजर जरूर रखें कि कैसे करना है। प्रोसीजर आपको एक डॉक्यूमेंट में लेके आना है कि हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, कब कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज आपका एक प्रोसीजर में होना चाहिए। NABL हमेशा रिटर्न में मांगता है आपसे, आप कुछ भी करो, कहां लिखा है मुझे दिखा दो, ये सारी चीजें। दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, मेरा क्या कमी है वो जरूर बताएं, कैसा लगा वो भी बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।